नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं एक संकेत बस दे रहा हूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेहत की बातें पिछले 2 सालों में जितनी ज़्यादा चर्चा में आई हैं, इतनी चर्चा कभी नहीं होती थी। और फिलहाल अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इसकी चर्चा उतनी भारत में तो नहीं होती। कोई कहे कि हम डिप्रेशन में हैं तो लोग मजाक उड़ा देते हैं कि ये नया फैशन देखो। लेकिन भारत में ये समस्या जो है बहुत विकराल रूप ले रही है, तो इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में कुछ चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि आप एक आंकड़ा आप देखेंगे, सर्च करेंगे कि भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। WHO का आंकड़ा आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा, या सरकार की मिनिस्ट्री की ओर से भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, उसे आप कर लेंगे। साथ ही साथ अगर एक और लाइन में एक और आंकड़ा आपको चाहिए तो आप ये सर्च करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य में ट्रेंड जो चिकित्सक हैं वो कितने हैं, चिकित्सा कर्मी कितने हैं। ये 2 आंकड़े आप ले लें, आपका जो टॉपिक है वो बहुत बेहतर तरीके से कवर हो जाएगा। बाकी जितने डायमेंशंस हैं जो कि मेन बात है वो हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। देखिए, अगर प्रश्न इससे बना तो निश्चित रूप से आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप बताएं कि किन कारणों से ये मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। यानी कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आप खुश महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ हैं। आप जटिल परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, आप स्वस्थ हैं। ये सामान्य से लक्षण हैं स्वास्थ्य के। लेकिन डिप्रेशन में जाना और भी इस तरह के पागलपन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मेंटल हेल्थ की समस्याएं हैं। कई बहुत जटिल बीमारियां भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, जैसे डिप्रेशन में जाना। परीक्षा के दौरान भी बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि सामान्य बात है, लेकिन उसका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। वे उधर नहीं जाते, वो UPSC पूछे भी कि नहीं कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, कारणों की बात करें तो आज के ज़माने में देखिए, आधुनिकीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम बड़ी तेज़ी से मॉडर्न हो रहे हैं, लाइफस्टाइल कितनी तेज़ी से बदल रही है। अभी हम खुद देख सकते हैं कि हमारी सोच, हमारे रहन सहन में और हमारे माता पिता, दादा दादी, इनके रहन सहन में कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है, सोचिए। तो इसकी वजह से ये जो गैप बन रहा है, इसकी वजह से एक चीज़ होती है, अगर इसी को देख लें थोड़ा सा, अगर हम इसके आधार पर आधुनिकीकरण को हम परिवार में लेकर आएँ और जो गैप बन रहा है जनरेशन का, हम अपने मन की बातें अपने माता पिता, दादा दादी से शेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम ये सोचें कि यार इनको नहीं समझ में आएगा, हमारी ज़रूरतें ये नहीं समझ पा रहे हैं। माता पिता की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, इमोशनल ज़रूरत होती है जो नहीं बता पा रहे। अरे बच्चे तो अब अलग ज़माने के हैं, क्या इनसे कहें, नहीं समझ पाएंगे। और इस चक्कर में जो हमारी लाइफ स्टाइल बदल रही है, मानसिक रूप से लोग तनाव में जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और ख़ास तौर से अगर आप शहरों में रह के तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए कितनी दूरी है। आप पड़ोस में क्या हो रहा है पता नहीं चलता, और कुछ हो भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांव में अभी भी सामाजिक तौर पर इतना वो है कि गांव के किसी कोने में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो लगभग सबको पता चल जाता है कि क्या बात हो रही है, एक दूसरे की परवाह करते हैं। लेकिन जिस जिस तरह से नगरीकरण बढ़ रहा है, इस तरह से हम ऐसे हो जा रहे हैं कि मतलब उदासीनता बढ़ती जा रही है। किसी के बारे में हमें ज़्यादा सोचना कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पड़ोस में कौन आया कौन गया क्या किया। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इस तरह से जा रही है कि हम दूसरों पर ध्यान देने के लिए उतना समय नहीं निकाल पा रहे, ये है। और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवसाद से ग्रसित हो जा रहे हैं। उनके दोस्त नहीं, कोई ऐसा नहीं जिनसे वो अपने दिल की बातें कह सकें, और इस वजह से समस्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम तैयारी जब शुरू करते हैं तभी कह दिया जाता है कि दूर रहो, दोस्तों से दूर रहो, समाज से दूर रहो, परिवार से दूर रहो। ये वहाँ तक, एक सीमा तक होना चाहिए। इतना दूरी मत बना लो कि आपके मन में कोई बात है, आपको कोई तकलीफ़ है तो कोई सुनने वाला ना हो। समझ रहे हैं? समय का मैनेज करना अलग बात होती है और पूरी दुनिया से कट जाना वो अलग बात होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अवसाद की स्थिति बन रही है हमारे अंदर, एक सबसे बड़ा कारण है ये। इसके अलावा लैंगिक भेदभाव से महिलाओं में अवसाद आ जाता है। बच्चियां बचपन से देख रही हैं कि वो लड़की हैं तो उस वजह से उनके
खान पान, पहनावे, आने जाने को लेकर, शिक्षा को लेकर, वहाँ से भेदभाव शुरू हो जाता है। जब कार्यस्थल पर जाती हैं वहाँ भेदभाव शुरू हो जाता है। नौकरी कर रही हैं, सैलरी को लेकर भेदभाव शुरू हो जाता है। तो समाज में, अर्थव्यवस्था में हर तरह से जो भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है, इससे महिलाओं में अवसाद की स्थिति आ जाती है। परिवार में ये सब चीज़ें हो ही रही हैं। आप सास बहू वाली चीज़ें आप देखते ही रहते हैं, चाहे सीरियल में देखिए, चाहे पेपर में पढ़िए। इसकी वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य को जो है खतरा है। आगे, मीडिया का प्रभाव। आज जो मीडिया है आप देखिए उसमें क्या दिखाया जाता है। अगर आप किसी दिन ऐसे ही न्यूज़ चैनल खोलें और दिन भर न्यूज़ देखें, शाम होते होते आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर आप टीवी नहीं देखते तो, अब कुछ लोग आदी हो चुके हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी निगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर कहीं पे किसी ने किसी की हेल्प कर दी, मान लेते हैं कहीं हिंदू मुस्लिम एक होके त्यौहार मना रहे हैं, कहीं ऐसा हुआ कोई व्यक्ति किसी ने किसी गांव में बढ़िया से बहुत सारी सुविधाएं लगवा दी, हेल्प कर दी, ये सब नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं रेप हो जाए, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा दिखाई जाती हैं कि इसकी वजह से लोगों का दिमाग जो है प्रभावित होने लगता है। अवसाद की स्थिति आने लगती है। लगता है कि यार दुनिया में सब खराब ही खराब चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो खुद आदमी निगेटिव हो जाता है। इसीलिए आप देखें जितने भी बड़े लोग हैं जिनको आप मानते हैं, दुनिया के जितने भी अमीर कहें या बड़े लोग कहें या समझदार लोग कहें, वो टीवी नहीं देखते, वो न्यूज़ नहीं देखते। ये सब आम जनता का काम है, टीवी देखना, न्यूज़ देखना, खासतौर से न्यूज़ देखना, वो भी इस तरह की। तो इसकी वजह से, मीडिया की वजह से कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, मानसिक जो दबाव बन रहा है वो लोग झेल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से हो रही हैं और इसकी वजह से सामाजिक दबाव भी क्रिएट हो जा रहा है। मीडिया एक नए समाज का निर्माण भी कर देता है। बहुत कुछ समाज में डर भी फैला सकता है मीडिया, समाज में खुशियाँ भी ला सकता है। लेकिन खुशियाँ बांटने में मीडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। उन्हें सनसनीखेज खबरें दिखानी है जिसमें लोगों का अटेंशन खींचा जा सके, और इस चक्कर में नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं। भेदभाव हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ाना हुआ, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब कर ही रहे हैं। इससे भी मानसिक स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है। मान लीजिए किसी जगह पे, किसी गांव में कोई समुदाय रहता है या कोई ट्राइबल इलाका है वहाँ पे, और वहाँ की जो मेन स्ट्रीम है वहाँ पे इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं वहाँ पे वो डरने लगें। अब उस डर की वजह से उनका पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी अर्थव्यवस्था, रहन सहन, खान पान, हर चीज़ प्रभावित होगा। मानसिक सेहत पर असर पड़ेगा। ये मीडिया का प्रभाव है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आनुवांशिक कारण होते हैं। कुछ आनुवांशिक रूप से भी मानसिक बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जो पैदाशी होती हैं। ये भी एक कारण है, मानसिक स्वास्थ्य की एक समस्या है। और वृद्धावस्था में एक अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं। इस पे हम अलग से एक टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज पहले के ज़माने में फिर भी था कि बूढ़े लोगों की सेवा करने के लिए उतना महत्व दिया जाता था। आज के लाइफ में जो हमने अभी पहला टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेट कर सकते हैं। आज की लाइफ में, इस भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी में हम बूढ़े लोगों पर ध्यान नहीं देते। उनकी क्या ज़रूरतें हैं। बच्चे हैं तो मोबाइल में लगे हुए हैं, अपने खेल में लगे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। हमें ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी की बस एक ही ज़रूरत है, वो क्या है, इनको खाना दे दो और इनका बिस्तर लगा दो, सो जाएं, बस इतना ही। और अगर घर में टीवी है तो टीवी ऑन कर दो, ये बैठ के देखते रहें। अरे इंसान है वो भी, उन्हें भी प्रेम चाहिए, उन्हें भी ऐसे लोग चाहिए जो उनसे बातें करें, उनकी भावनाएं समझें। बुढ़ापे में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसके साथ सिर्फ उसको दिखने लगता है कि अब ज़िंदगी मेरी ख़त्म होती जा रही है, उसका अलग ही भय होता है। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। लेकिन सोच लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और कोई आपसे कह दे कि 1 महीने बाद आप मरने वाले हैं, इस बात की आशंका, आप तैयारी में कितना मन लगेगा। वैसे जब बूढ़ा हो जाता है आदमी ना, जब 60 क्रॉस करता है तो साथ साथ दो चीज़ें दिखती हैं। एक तरफ दिखता है कि घर वाले भाव नहीं दे रहे हैं, एक तरफ मौत दिखती है। ऐसे में आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकता है। और ऊपर से जब उसकी उपेक्षा होने लगे तो ये मानने लगता है कि चलो अब सब लोग यही चाह रहे हैं कि अब जाएं दुनिया छोड़ के। तो जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं मानसिक स्वास्थ्य की। ये कारण है, ये सब इन वजहों से जो वृद्धावस्था की जो एज है, इस वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं। अब हम बात करेंगे कि इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। इससे जुड़ी हुई का क्या मतलब, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है
कि जब हम इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जब मेंटल हेल्थ में हम कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए, पहली बात, हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का कोई मतलब जो कार्यान्वयन होता है वो अच्छे से नहीं हो रहा। पहली बात तो है ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप इस पे एक बढ़िया सा डाटा एक लाइन में कोई देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अभी बता दूंगा, मेरे पास तो है ही। हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो तो वो पुराना हो चुका हो, लेकिन यही स्ट्राइक करेगा, यही लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ डाटा की ज़रूरत है। एक लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब स्वास्थ्य कर्मियों वाले में यहाँ लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो योजनाएं हैं वो ढंग से लागू नहीं हो रही हैं, और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो है उतने डॉक्टर नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले मिल जाएंगे, सर्जन हैं, बहुत अलग अलग तरह के हैं। मेंटल हेल्थ से संबंधित बहुत कम लोग हैं। तो ये एक समस्या है, एक चुनौती है। आगे आगे हम बात करें इसी में, तो जो स्वास्थ्य कर्मी है ना, जो स्वास्थ्य कर्मी है जो काम कर रहे हैं, उनका भी जो दृष्टिकोण है वो भेदभावपूर्ण है। उन्हें मतलब कन्विंस कराना, अब स्पेशली भारत में की हम बात करें, कोई व्यक्ति जाकर डॉक्टर से कहे कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो डॉक्टर भी ऐसे कह रहे ये सब कुछ नहीं है, जाओ मस्त रहो, खुश रहो, खा पिया करो, समय से खाओ, समय से सो, बात खत्म हो जाती। अरे भाई उसकी बात तो सुनो पहले, वाकई वो डिप्रेशन में हो सकता है या हो सकती है। तो जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मी है वो भी सीरियसली नहीं लेते, वो भी सोचते हैं अरे मेंटल हेल्थ है, छोड़ो, यही सही और नखरे हैं, थोड़ा बहुत टेंशन तो सबकी होती है, यही कह देते हैं, अरे थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको होती है, इतना नहीं झेलोगे तो ज़िंदगी फिर कैसे जियोगे। ऐसा नहीं है, डिप्रेशन एक बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। तो ये एक चुनौती है, डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा शोध नहीं हो रहा है, इस पर अनुसंधान नहीं हो रहा है। जब नए नए शोध होंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, वह मानसिक रूप से जब आदमी बीमार रहेगा तो न खुद की अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएगा, न अच्छा करियर ऑप्शन चुन पाएगा, न समाज और इकनॉमी के विकास में हेल्प कर पाएगा, और न ही देश के ओवरऑल विकास में हेल्प कर पाएगा। तो कोई छोटी बात थोड़ी है। तो इस पर शोध होना चाहिए। जब शोध नहीं होगा, अनुसंधान नहीं होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और कुछ उपाय दिख नहीं रहे। समझ रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आंकड़ों की कमी है। भारत में बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, इस पर सर्वे बहुत कम होते हैं, और कुछ सर्वे हैं तो आंकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि किस तरह की बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार को कौन सी नीति बनानी चाहिए। जब हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तो हम क्या कर लेंगे। सरकार को पता ही नहीं है कि भारत में कितने लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, और अगर हैं भी तो किस कैटेगरी के लोगों को कौन सी समस्याएं हैं। जब ये पता नहीं रहेगा तो सरकार को अगर पैसा देना होगा तो किसे देगी, अगर योजना लानी होगी तो कौन सी योजना लेके आएगी, अगर लोगों को ट्रेन करना होगा तो किस फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर हमें दवाइयाँ खरीदनी हो तो कौन सी दवा खरीदेंगे, कैसे पता चलेगा। आंकड़े होंगे तभी तो ये चीज़ एक चुनौती है, एक समस्या है, इस पर काम होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, अब देख लेते हैं प्रयासों की बात। देखिए, 1982 में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरुआत की थी। बैकग्राउंड के लिए लिख सकते हैं, अगर इतना ही बढ़िया होता तो आज ये चिंता थोड़ी होती। बस इतना कह सकते कि हाँ, वहाँ से सरकार ने ध्यान देना शुरू किया था। और 2014 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति आई थी, इसकी बात आप कर सकते हैं, सरकार के प्रयास हैं। इसके बाद अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इसे आप निश्चित रूप से लिखें। ये ऊपर के ये दो बातें अगर आप भूल भी जाएं तो भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के तहत कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं जिसकी बड़ी चर्चा होती है। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई इस अधिनियम के तहत। आयुष्मान भारत आप बहुत चर्चा सुनते हैं, उसकी भी शुरुआत 2018 में हो गई थी। ये सरकार के प्रयास हैं। अगर यूपीएससी ने पूछे कि इस डायरेक्शन में क्या प्रयास किए गए हैं तो ये भी आप लिखेंगे, निश्चित रूप से लिखेंगे। लेकिन अगर यूपीएससी कहती है कि कुछ अपने तरीके से कुछ और बताइए, कुछ नया बताइए, क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। आप इसे कंक्लूजन में लिख सकते हैं अगर वैसे ना पूछा जाए तो। देखिए, हमें एकीकृत दृष्टिकोण की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है, स्वास्थ्य को हम ओवरऑल लेके देखें। मानसिक स्वास्थ्य को अलग कर देंगे, बाकी बॉडी के स्वास्थ्य को अलग कर देंगे और चीज़ों को अलग कर देंगे तो आप अच्छे से समस्या को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो सेहत है शरीर की, उसका सीधा संबंध हमारे मन से है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे, और अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो फिर मन खराब हो जाएगा और दिक्कतें हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को पता चलता है
कि उन्हें ये बीमारी हो चुकी है, कैंसर हो चुका है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकती, तो बीमारी से तो बाद में मरते, वो मानसिक रूप से तभी मर जाते। तो शरीर की जो सेहत है, मन की जो सेहत है, इस पर तो ध्यान देना ही देना है। जो सामाजिक हेल्थ है, सामाजिक हेल्थ का मतलब समझ रहे हैं, ये बड़ा एक ऐसे ही मैंने बोल दिया लेकिन बड़ा मस्त कंसेप्ट है ये। सामाजिक हेल्थ का मतलब ये है कि समाज का माहौल कितना हेल्दी है, कितना अच्छे से लोग कितने खुशी से रह रहे हैं, कितना मेल जोल के साथ रह रहे हैं, इस हेल्थ पर भी तो ध्यान देना चाहिए। इस पर कौन ध्यान देगा भाई? जब समाज अच्छा रहता है ना, खुशनुमा रहता है कि हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं, समाज के सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया से रहते हैं, एंजॉय करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। और इसी तरह के माहौल से एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश का निर्माण होता है, एक अच्छे विश्व का निर्माण होता है। तो जब हम हेल्थ की बात करें ना, तो हमारा दृष्टिकोण एकीकृत होना चाहिए। इसके अलावा परिवारों और समुदायों की भूमिका में वृद्धि की जाने की जरूरत है। इसका मतलब क्या? यहाँ भूमिका का मतलब ये है कि लोग पूछें, अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है और वो कुछ दिनों से उदास उदास रहता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे खोद खोद के पूछें कि भाई क्या बात है, बताओ, कोई तो सलूशन निकलेगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो परिवार में माँ बाप, भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की भावनाएं समझें, उन्हें समझाएं, अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो उनकी बात समझें। और समुदायों की भी यही जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, समझें एक दूसरे को। इससे भी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, आगे आत्महत्या की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं इसकी वजह से, और ख़ास तौर से टीनेजर में। अगर इस पे आप आंकड़े देखें तो आप जानेंगे कि भारत की में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो टीनेजर हैं वो ज़्यादा, क्योंकि वो भावनाओं को ज़्यादा संभाल नहीं पाते। जिस तेज़ी से ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, समय से ज़्यादा पहले बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं और उन्हें ज़िंदगी को पूरे तरीके से जीना है, और भावनाओं को कंट्रोल करने का किसी ने सिखाया नहीं। तो ऐसे में जब कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है, समझ में नहीं आती बातें, तो आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप देखिए, वो भी खुद को नहीं संभाल पाते। तो आत्महत्या पर कैसे रोक लगाई जाए, इसके लिए विशेष रूप से प्रोग्राम चलने चाहिए, लोगों को मानसिक रूप से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर ली तो क्या कर लिया है। एक शायरी मैंने सुनी थी, शायद मुझे याद आ जाए तो सुना दूँ, कि मुश्किल अगर आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल अगर आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तो एक बार जब मर गए तो क्या कर लिया, कुछ बेहतर तो हुआ नहीं, नुकसान ज़रूर हो गया, परिवार का, दोस्तों का, देश का, पूरे विश्व का नुकसान हो गया। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा टेलीमेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए बहुत। अब हालांकि इस पर अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं बेहतर। टेलीमेडिसिन, लोग फ़ोन से सलाह ले सकें, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग खुल के घर पे नहीं बताना चाहते, मानसिक रूप से समस्या रहती है, तो वो ऑनलाइन तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं ले सकें, दवा मंगाना हो, सलाह लेनी हो, इसमें काम किया जाना चाहिए। और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, और योग और ध्यान को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि इससे भी मन शांत रहे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो। ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। इसमें बस इतना ही है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इतना अगर आपने समझ लिया, मेंटल हेल्थ पे कहीं से कोई पूछे, आप आराम से उसका उत्तर देंगे। अब बात करते हैं गुड न्यूज़ की, जो मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, एक वीडियो का लिंक मिलेगा, और उसका नाम है लेट्स मेक इट ईजी। मैं जनवरी में 5 जनवरी से एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ, एक सीरीज़ है, जिसमें हम तैयारी को इस तरह से करेंगे कि आपकी मेहनत, आपके समय का 80% बच जाएगा, और इतना बेहतरीन तरीके से। यहाँ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उस वीडियो का पूरा देखिएगा, इत्मीनान से देखिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको बिना कोचिंग की तैयारी करनी है, और कोचिंग हो सकता है आपने कर लिया है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, या हो सकता है कि आप कोचिंग से संतुष्ट भी हैं लेकिन बार बार फेल ही हो जा रहे हैं, तो क्या है, संतुष्टि का क्या मतलब है। इन सारी सिचुएशंस में ये वीडियो या सीरीज़ आपके काम की है। तो तुरंत अभी जाइए, अब ये तो ख़त्म हो गया वीडियो, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, उनकी सारी वीडियोज़ आपको यहाँ प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप सबसे पहले देखें, आपके बड़े काम की है।
तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और तैयारी करते रहें, सफल हों। इसमें इतना ही, आगे मिलते हैं। नमस्कार।